बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, PMLN के सदर शहबाज शरीफ इस वक्त भरपूर कोशिशों में हैं कि वो अपने बड़े भाई और पार्टी कायद को किसी तरह ये मनवाने में कामयाब हो जाएं कि वो वतन वापसी के बाद अपना बयानिया और लबो लहजा मुफाहमाना रखें, लेकिन वो इसमें नाकाम नजर आते हैं। नवाज शरीफ एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिए पर नज़रसानी से उन्होंने इनकार कर दिया है। लंदन में लीगी क़यादत की अहम मुशावरत के बाद ये खबरें सामने आई हैं कि PMLN में जो एक मुसालियाना की बजाय जारहाना बयानिया अपनाने वाले ग्रुप ने फौकियत हासिल कर ली है, जिसके बाद नवाज शरीफ ने दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि पार्टी जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी और उनके बकौल मुल्क का खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि सिर्फ मेरी ज़ात की बात होती तो दरगुजर कर जाता, लेकिन ये जो 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की गई, इन साजिशी अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज भी अपने वालिद के बयानिए की हामी हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को एहतसाब के बगैर आगे हम बढ़ गए तो मुल्क का ज़ाहिर मज़ीद नुकसान होगा। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब इंतखाबात सर पर हैं और नवाज शरीफ वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं, नून लीग में एक बार फिर सामने आने वाला बयानिया जो एक तजाद है, क्या ये जाहिर करता है कि नवाज शरीफ अपने सख्त बयानिए के साथ इंतखाबात में फतह हासिल कर सकेंगे? इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, रमीज़ खान साहब, सलमान आबिद साहब, हैदर वहीद साहब और फरवा वहीद साहिबा। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। मैं इम्तियाज़ गुल साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि माजी में नुकसान उठाया, परवेज़ मुशर्रफ वाली एग्जाम्पल अगर हम सामने रखें, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का बयानिया था और उसके बाद ज़ाहिर है वो फिर जिस तरह वो सामने आए और फिर जो मामलात हुए, अब जो चूँकि उस वक्त वैसे भी नवाज शरीफ साहब की कंडीशन बहुत मुख्तलिफ थी, पंजाब में उनका बड़ा होल्ड था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मैं वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ इम्तियाज़ गुल साहब, लेकिन अब चूँकि माजी से थोड़ी सी सिचुएशन बल्कि बहुत ज़्यादा PMLN के लिए मुख्तलिफ है, तो आपको लगता है कि माजी में नुकसान उठाने के बावजूद नवाज शरीफ सख्त बयानिया अपनाने पर क्यों बाज़िद हैं? वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के डसे हुए हैं, यानी 3 दफ़ा उनकी हुकूमत डिसमिस हुई, 1 दफ़ा डिसक्वालीफाई हुए और अब वो उम्र के जिस हिस्से में हैं और तजर्बा जितना उन्हें हासिल हो गया है, तो वो ये समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान की सियासत में जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं उनके किरदार को महदूद न किया जाए, उस वक्त तक सियासी क़ुव्वतों के लिए इस्तेहकाम हासिल करना बड़ा मुश्किल होगा। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो लोग जिनकी निशानदेही की जाती है कि वो साजिश के रूह रवा थे, उसके पसपर्दा थे, तो उनको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। और इस लिहाज से वो समझते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजेस उनके ख़िलाफ़ थे, उन्होंने साजिशें की हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर अपने एक साबका आर्मी चीफ़ को यूँ किसी भी मुकदमे की भेंट चढ़ने देंगे? न सिर्फ आर्मी चीफ़ बल्कि कोर कमांडर जो कि ISI के साबिक सरबराह भी रहे और जो कि जनरल बाजवा के कहने पे कोर कमांडर भी बने, उन्हीं के कहने पे फिर उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुलाकातें भी की। तो क्या जनरल आसिम मुनीर इस बात की इजाज़त देंगे? वो जनरल जिन्होंने 25 मई को यौम शहादा के मौके पे जनरल बाजवा को, इन्हीं रिटायर्ड जनरल को खुसूसी दावत के ज़रिए बुलवाया, उनसे शहादा की यादगार पे एक गुलदस्ता भी रखवाया और बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया तमाम सियासतदानों को कि हम अपने साबिक फ़ौज के साबिक सरबराहान किसी भी जनरल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एक हैं, लिहाजा आप ये समझ जाएं, ये एक हकीकत है। तो उसको सामने रखते हुए अब नवाज शरीफ साहब मालूम नहीं वो वापस नहीं आना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने एक इंतहाई सख्त बयानिया इख्तियार कर लिया है, या फिर पस पर्दा उनके साथ उन्हें इतनी आशीर्वाद हासिल है सऊदी अरब की, अमेरिका की और यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कुछ लोगों की, जिसकी वजह से वो इतने पुरअतमाद हैं कि वो ये बयानिया लेके पाकिस्तान आएंगे भी, जेल भी नहीं जाएंगे और
इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सही ठीक। सलमान आबिद साहब, जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब फरमा रहे हैं, अब ये ज़ाहिर राना सना कह चुके हैं जी हमें बड़ी गारंटी है कि अगली हुकूमत PMLN की है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ अब ये गारंटी ज़ाहिर ज़हन में आता है। अगर ओपनली बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दिया है, फिर ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया वो बनाकर आ रहे हैं, तो क्या ये कोई मैच फिक्सिंग वाली चीज़ है, या आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि वो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है अवाम में वही मकबूल है, तो इसीलिए उसी के साथ मुझे वापस कम बैक करना चाहिए? देखिए, नवाज शरीफ और मुज़ामती सियासत ये दो मुतज़ाद बातें हैं। नवाज शरीफ ने मुज़ामती सियासत का टूल ज़रूर खेला है, लेकिन उसको इक़्तिदार के खेल के साथ जोड़ा है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ सहूलतकारी के साथ जोड़ा हुआ है। उनकी पूरी सियासी तारीख़ है, कोई एक बात नहीं है। अभी चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह का आपने इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि जो रिजीम चेंज है, यानी इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे में उन्होंने जनरल बाजवा साहब का क्यों साथ दिया या जनरल बाजवा के साथ क्यों सहूलतकारी की। अब आप उनसे पूछिए कि अभी एक तरफ तो आप कहते हैं कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपने जो रिजीम चेंज किया वो तो जनरल बाजवा की मदद के साथ चेंज किया, आपने ख़ुद इसका इतराफ़ किया है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये तज़ाद है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अब जो ये तनकीद कर रहे हैं, मसलन वो DJISI के वाले से देखिए, 2018 के इंतखाबात में ये जो जनरल फैज़ है वो तो DJISI नहीं थे, उस वक्त तो नवीद मुख्तार साहब थे। अगर इलेक्शन के अंदर कोई इंजीनियरिंग की है तो वो तो उन्होंने की होगी। इसलिए दूसरी बात यह कि लगता यह है कि जैसे एक फ्रस्ट्रेशन है PMLN के अंदर, यानी शहबाज शरीफ उनको मज़ामती सियासत से नहीं रोक सके। और भाई ये जो शहबाज शरीफ सारी मफामती सियासत कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो रोमांस था, क्या आपको लगता है कि वो नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर था? क्या नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर ये 16 माह की हुकूमत की गई है? क्या नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर ये सारा कुछ हो रहा था? और नवाज शरीफ साहब जब दवाई लेने के लिए गए थे लंदन, तो वो किसकी इजाज़त से गए थे, किसकी सहूलतकारी के साथ गए थे? देखिए, हुकूमत तो एक सामने फ्रंट पे है ना, पसे पर्दा कौन थे सबको पता है ना कि वो कैसे गए थे। उस वक्त भी वो एक डील करके गए थे, उससे पहले सऊदी अरब गए थे तो वो भी डील करके गए थे, सऊदी अरब से वापस आए थे तो तब भी डील करके गए थे, और अभी भी जो सारी सहूलतकारी में शहबाज शरीफ साहब एक रोल प्ले कर रहे थे ना कि जी नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता निकाला जाए। अब लगता है जैसे रास्ता निकल नहीं रहा, या वो कुछ गारंटियां ऐसी मांग रहे हैं जो शायद इस्टेब्लिशमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने साथ ही जो है ना एक मज़ामती एजेंडा उठा लिया कि जी मुझसे बड़ा इनकलाबी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा जमहूरी कोई नहीं है, और जब मैं आऊंगा तो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाएगा। बिल्कुल आए 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब, यही पाकिस्तानी कौम है, यही इंतखाबात होने हैं, यही वोटर होने हैं। अगर शफाफ इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं तो माशाल्लाह, लेकिन ये जो इंतखाबात की भी तारीख है ना, अगर उसको भी उठा के देखें तो नवाज शरीफ साहब के बेशतर इलेक्शन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मैनेजमेंट के इलेक्शन थे, और उसी की बुनियाद पर वो इलेक्शन जीते थे। तो इसलिए बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब को बहुत हीरो बना के और एक उनका डेमोक्रेटिक जेस्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मालूम है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का गुड कैप एंड बैड कैप वाला जो मामला था और एस्टैब्लिशमेंट के साथ सहूलतकारी का था, जिस वक्त चौधरी निसार और शहबाज शरीफ रात की तारीखी में फौज से लोगों से जाके राब्ते करते थे, तो नवाज शरीफ ने उस वक्त किसी को रोका नहीं था कि भाई ये चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब क्यों जाते हैं उनसे मामला तय करने के लिए, क्यों चीज़ों को लेके जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें तजादात बहुत है। अलबत्ता अब नवाज शरीफ के पास ऑप्शन ये है कि अगर वो 21 अक्टूबर को नहीं आते तो उनका सियासी मुकदमा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। लोग ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने वो आया ना शेर आया वाली बात है, अब वो वाकई शेर आ जाना चाहिए और 21 अक्टूबर को जो भी हालात हैं वो पाकिस्तान आए और हालात का मुकाबला करें। ठीक है जी। हैदर वहीद साहब, आपके ख्याल में क्या हालात हो सकते हैं नवाज शरीफ जब वापस आते हैं, और क्या ज़ाहिर है ज़मानत का क्या ऑप्शन हो सकता है, वो जेल जाएंगे, लेकिन उससे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हैदर वहीद साहब कि वो जो बयानियाँ इस वक्त बना रहे हैं, अगर हिस्ट्री देखी जाए, जिस तरह सलमान आबिद साहब कह रहे हैं, अगर इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया जाए तो नवाज शरीफ साहब या नून लीग की अगर बात कर लें तो वो ऐसा तो नहीं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो हुकूमत कर सकें, तो फिर वो इतना सख्त बयानियाँ उस वक्त क्यों बना रहे हैं जबकि वो ऑलरेडी एक कमज़ोर पिच पर हैं? हैदर वहीद साहब ये इंटरेस्टिंग बात है। पहले तो कानूनी पहलू का आपने पूछा, तो देखें वैसे तो प्रोटेक्टिव बेल जो है जब मिलती है, जब आपको अभी तक ड्यू प्रोसेस ना मिला हो, यानी अभी तक सज़ा या कन्विक्शन आपकी ना हो, तो आपको हिफाजती ज़मानत मिल जाती है कि आप कोर्ट के सामने सरेंडर करके अपना ड्यू प्रोसेस ले सकें। लेकिन यहाँ पे वो फेडरल गवर्नमेंट की क्योंकि इजाज़त से गए हैं, तो उस बात को भी इस्तेमाल करके प्रोटेक्टिव बेल के लिए मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है उनकी अपीलों में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और बल्कि उनको आई थिंक उन्होंने खारिज कर दिया था ये कह के कि वो दोबारा आके फाइल कर सकते हैं क्योंकि अभी वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो एक तो प्रोटेक्टिव बेल उनकी ली जाए,
बाकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है तो उसमें 5 साल तक महदूद कर दिया है इन एलिजिबिलिटी का मामला as far as सदाकत एंड अमानत एंड आर्टिकल 62 एंड 63 आर कंसर्न। ये और बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और ये लॉ उस पर क्या चैलेंज हो सकता है या नहीं, क्योंकि वो वाली जजमेंट जो है वो आइन की तशरीह करते हुए ताहयात की बात करती है। बट बहरहाल इस वक्त द लॉ ऑन द बुक्स अलाउज फॉर हिज इनएलिजिबिलिटी टू हैव एंडेड इन 5 years व्हिच हैज हैपेंड। तो वहां से वो ये मामला भी इनका सुधर जाएगा। बाकी जो पेंडिंग केसेस खुल गए हैं लेटेस्ट नैब की जजमेंट की वजह से, तो ठीक है उसमें वो आके बेल करा लेंगे। तो कानूनी तौर से ज्यादा आई थिंक ये जो आपने सियासी बात की वो ज्यादा अहम है, और वो इसलिए भी अहम है क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो हिस्टोरिकली भी ऑब्वियसली एक अस्ट्यूट पॉलिटिशियन भी हैं और 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। और उनके साथ देखें जो हुआ है, एक उनकी एक जेन्युइन इमोशन भी इसमें है, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है। जिस तरह उनकी ये बात बाहर निकलती है, बेशक के इसमें एक नैरेटिव बिल्डिंग भी है, बेशक के इसमें ज़ाहिर बकरी बन के तो अब इलेक्शन नहीं जीता जा सकता ना इमरान खान से, चाहे वो बेशक पीटीआई चेयरमैन जेल में हो और नाअहल हो, तो जाहिर है कि उनको भी एक बयानिया तो बनाना पड़ेगा और एक पावरफुल बयानिया पावरफुल के खिलाफ बनाना पड़ेगा, बिकॉज एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट सारा इस वक्त जो है वो पीटीआई चेयरमैन को मिल चुका है और मिलता नजर आ रहा है रादर। तो इसलिए समझ आती है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब आज की बात को, आज के बदतरीन हालात को रद्द करते हुए सिलसिला जोड़ना चाहते हैं उस वक्त के साथ जब उनको नाजायज निकाला गया और पाकिस्तान की तरक्की या जो भी बेहतर एक हालात की एक रफ्तार को नाजायज रोका गया। तो वो वहां से सिलसिला जोड़ना चाहते हैं जिसमें पिछले 16 माह की इन्फ्लेशन भी ऑब्वियसली फिर इशू नहीं रहेगी, और वो जाहिर है बयानिया ये बना रहे हैं कि कुछ पावरफुल लोगों और हलकों ने और इदारों ने और उनके सरबराहान ने पाकिस्तान की तरक्की समेत मुझे नाअहल करके इस सूरत हाल के वो जिम्मेदार हैं और ये पिछले 16 माह की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। तो इन अ वे यू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग इट। बट बिफोर आई कंक्लूड, आपकी एक बड़ी अहम बात थी एंड में, जब जिसमें आपने कहा कि भाई अगर इस वक्त आपका एहसार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं। देखिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो उन्हें बहुत कुछ जो मिल सकता था मिल भी गया है, दूसरी तरफ अब वो समझते होंगे कि पीटीआई चेयरमैन की तरफ वापसी का रास्ता इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो अब वो दे बॉक्स देमसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर वेयर दे डोंट हैव अ चॉइस बट पीएमएल-एन, और पीएमएल-एन में वजीर आजम कौन बनेगा वो जाहिर है कि बिल आखिर कायद का यानी नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा। कल को वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएं और शहबाज शरीफ को बना दें, हो सकता है, लेकिन बहरहाल फैसला उनका होगा। सही है, तो वो भी थोड़ा चांस यहाँ ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें चांस है जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अब पीटीआई चेयरमैन की तरफ वापसी का रास्ता तकरीबन नामुमकिन है और लिहाजा थोड़ा लीवे अब वो ले सकते हैं, और ये लीवे अगर नहीं लेंगे तो फिर बकरी की तरह तो नहीं इलेक्शन जीता जा सकता। बिल्कुल जाहिर है उनको इंतखाबी बयानिया तो एक कोई ना कोई बिल्ड करना है, और फिर वो क्यों ना वो करें जो बड़ा मकबूल है। देखिए इसमें ये ना डिस्काउंट करें, जस्ट टू कंक्लूड, कि उनका एक जेन्युइन इमोशन भी है उनके साथ जो हुआ। ये नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं या सिर्फ कोई ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रियल इमोशन बिहाइंड दिस, ऑब्वियसली नैरेटिव बिल्डिंग भी। बिल्कुल, इसीलिए वो ये एहतसाब की बात को 2-3 दिन में 2-3 दफा इसको दोहरा चुके हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दफा कर दिया है तो उसके बाद। जी फरवा, आपके ख्याल में किस तरफ मामलात ले जाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर? अच्छा, मैं ना छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ, एक वाकया सुनाती हूँ, फिर हम गुफ्तगू पे आते हैं। आई होप दैट जस्टिफाइज। एक शख्स होता है, उससे कुछ सौदा करना होता है और वो उसको पता चलता है कि ये जो फलानी साइकिल है ना, ये मुझे वहां पर बिक रही है फलाने घर से और ये वो बेचते हैं तो मुझे वहां से मिलेगी। तो वो 2 भाई होते हैं, तो छोटा वाला आता है और वो कहता है कि अच्छा कितने की है, लेट्स सपोज वो 50 रुपए में तय करते हैं कि ये इतने की बिक रही है। तो कहते हैं उसका होता है कि ये 50 की नहीं, हमने इसको 70 की बेचनी है, कोशिश यही होगी, लेकिन 50 भी ठीक है क्योंकि हमने तो ली 30 की थी, तो चलो हम इसको डील करते हैं। तो वो कहता है, अंदर जाता है, भाई को बताता है और कहता है जी 50 की बिक रही है, 30 की ली थी, 20 रुपए प्रॉफिट है तो हम बेचने। तो भाई कहता है नहीं एंज कर ला। फिर वो बाहर आके कहता है नहीं भाई नहीं मानते पे। वो फिर जाता है, उसको बनाता है, वो 51-52 पे ले आता है, फिर अंदर जाता है, फिर पूछता है, फिर बाहर आता है, फिर कहता है नहीं पाइन नहीं मानते पे। देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो पाइन नहीं मानते पे इस वक्त। तो बड़े भाई जो है ना वो अड़े हुए हैं। अगर एहतसाब, देखिए पाकिस्तान में ना बहुत सारे चीजों का एहतसाब होना है, बहुत सारे इदारों का होना है, बहुत सारी फैसिलिटीज का होना है, मैं मीडिया को भी इंक्लूड कर रही हूँ, हमारा भी एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन
जब आप 16 महीने गवर्नमेंट में थे और आप जब 16 महीने गवर्नमेंट में आने से पहले भी आपका 5 का टोला वाला बयानिया था, फिर एक्सटेंशन देते हुए भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आप बाहर जा रहे थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब आप कह रहे हैं 16 महीना गुजरने के बाद कि मैं फिर इनको पकड़ूंगा, इनको नहीं छूटा था साबुन जी, तो करे ना, लेकिन ये 16 महीने पहले करना था। जब 16 महीने आपकी गवर्नमेंट थी तब स्टार्ट करते ना ये सारा काम। अब आप एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम में मकबूलियत का, क्योंकि 16 महीने में जो आपने अवाम के साथ किया है माशाल्लाह, अल हफीज अल्लामान के अवाम का तो भुरकस निकल चुका हुआ है। यानी पेट्रोल यहाँ पर आप 5-10 रुपए कम कर देंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे जो चीजें बढ़ गई हैं वो नीचे नहीं आने वाली हैं। डॉलर आपसे काबू में आ ही नहीं था, वो इसहाकदार चमकदार मैं आ जाऊंगा सब कुछ हो जाएगा शानदार, ये वाले काम नहीं चल रहे थे। इसहाकदार साहब को भी आपने एब्सकॉन्डर थे ना, वो आए, उन्होंने क्या कर लिया, कौन सा उन्होंने डॉलर हमें 100 रुपए पे ला के खड़ा कर दिया, या उन्होंने जो है ये जो डॉलर की स्मगलिंग ईरान गवर्नमेंट कर रही है, ये वो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकी जो 16 महीने आगे बैठी रही थी। तो लिहाजा बात ये है कि ये सारी बातें हैं और ये बातें ही रहेंगी। नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है, सौ बिस्मिल्लाह आए। लीगल चीजें आपको अगर वही था ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन टू माय नॉलेज कि क्योंकि वो एब्सकॉन्डर है तो उसके लिए रूल्स हैं यहाँ पर। वो 4 साल का कह के 4 हफ्तों की छुट्टी लेके जनाब गए दवाई लेने के लिए, 4 साल हो गए, और अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही बाहर जाना था या गए हैं तो फिर ये जरा प्लॉट करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि अब आप आ रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर नून लीग एज वेल, क्योंकि देखिए नून लीग को वोट नवाज शरीफ के नाम पर पड़ता है। अब नवाज शरीफ साहब डज ही वांट टू बी नेक्स्ट इमरान खान, ताकि वो ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड करें कि एहतसाब इनको नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद क्या हुआ। आई थिंक वी शुड ऑल हम सबको ना सैनिटी से काम लेना चाहिए, इंक्लूडिंग मीडिया एज वेल, और इस चीज को समझना चाहिए कि ये मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से छोड़ा था, नहीं मैं वहीं से खेलूंगा जहां से मेरी विकेट आप लोगों ने उड़ाई थी, मैं वहीं से, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप पाकिस्तान आए, अपने केसेस को फेस करें, ये पॉइंट स्कोरिंग खत्म करें। अगर आपने फैज हमीद को पकड़ना है, जनरल बाजवा को पकड़ना है, उसके चैनल मौजूद है, आप आए, आप मुल्क में बैठकर बात करें। ये बात नहीं होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और फिर जब एहतसाब का नारा लगाते हैं और फिर आपने तो आपने काम भी अपने तरीके से करना। सही है जी, बिल्कुल एहतसाब का नारा पहले भी लगा था, और लेकिन हमने देखा कि उसका हासिल उसूल ज़ीरो ही था। तो अब इनको भी वाकई अगर ये ट्रू मीनिंग्स में एहतसाब करना चाहते हैं तो करें। रमी साहब, अगर ये बयानियाँ ही बना रहे हैं क्योंकि इंतखाबात के लिए उन्होंने आना है, एक दफ़ा नून लीग को ज़िंदा करना है, ये जो 16 माह की परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो पर ले गई इनको, तो क्या आपको लगता है नून लीग का ये एहतसाब वाला बयानिया बिकेगा लोगों में? मेरा नहीं ख्याल कि इस एहतसाब के बयानिए में कोई ख़ास जान है। विद इन PMLN शायद इसके कुछ टेकर्स हों, लेकिन आउटसाइड PMLN तो परफॉर्मेंस एक वाहिद इंडिकेटर है जो गोइंग फॉरवर्ड इनको कोई सपोर्ट दिलवा सकता है या इनके लिए कुछ हालात को साजगार बना सकता है। जहाँ तक बात बयानिए की ऑन इट्स ओन है, तो देखिए पिछले 3 से 4 सालों में जो नून लीग ने बयानिया बनाया, बिलखुसूस जो मियाँ नवाज शरीफ साहबा ने और मरीम साहबा ने जो बयानिया बनाया, वो बयानिया जो है वो बैक एंड पे होने वाली डील से मुतल्लिका था। जब उनकी डील बन रही थी तो खामोशी थी, कोई बात नहीं होती थी, कई महीने जो है दोनों लीडर्स गायब हो जाते थे। जब वो डील टूटती थी तो हमें नजर आता था कि मरीम साहबा बाहर निकल आई हैं और वो इदारों पे क्रिटिसाइज कर रही हैं, जल्द से किए जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। फिर जब थोड़ी बहुत डील की बात हुई तो फिर किसी की याद में खामोशी हो गई, तबीयत खराब हो गई, 1-2 महीने फिर गायब हो गए। तो ये बयानिया जो है ये बैक एंड डील से कनेक्ट करता है। जब चीजें हो रही होती हैं तो बयानिया कुछ और होता है, जब चीजें टूट रही होती हैं तो बयानिया कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे मामला मेरा ख्याल है अभी इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि पिछले 16 महीने में हुकूमत करने वाले नवाज शरीफ के भाई थे। अब उनके भाई के हवाले से भी कहा जाता है कि उनके भाई जो हैं वो जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो मेरा ख्याल है बड़े भाई के लिए ये भी देखना जरूरी है कि ये ना हो कि आई कम बैक एंड वॉक इनटू सम ट्रैप और मैं आते ही फंस जाऊं, उसके बाद मेरे पास निकलने की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि उनके भाई के पास, मियां नवाज शरीफ के पास एक लेवरेज बहरहाल मौजूद है। वो लेवरेज उनके पास ये है कि इस वक्त आपने दुनिया को दिखाना है, झूठा सच्चा सही, लेकिन आपने एक इलेक्शंस करवाने हैं, इलेक्शंस की हवा क्रिएट करवानी है। अगर मियां साहब इस वक्त वापसी नहीं होती है तो फिर ना तो वो इलेक्शंस की हवा क्रिएट होती है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो एक वैक्यूम रहेगा इलेक्शंस को लेकर, उसके हवाले से यूरोपियन यूनियन हो गया, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हमें क्वेश्चन मार्क करती रहेंगी। तो मियां साहब को वापस लाके आपको एक इलेक्शन की फिजा बनानी है। वो लेवरेज मियां साहब यूज करते हुए अपने लिए जितनी मैक्सिमम कंसेशंस हैं उसको बार्गेन, वो इस पोजीशन को बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है या एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है वो एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिका होता है। एस्टैब्लिशमेंट से मतलब ये है कि जो हाजिर सर्विस लोग हैं, रिटायर्ड लोगों का एस्टैब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक है, ये तो
आप पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल वेंजेंस की बुनियाद के ऊपर ये सारा का सारा जो आपने बेमंतकी किस्म का नैरेटिव घड़ा है ना, तो अगेन जिस तरह बोला अवाम में इसके कुछ टेकर्स हैं, जहां तक बात इनकी परफॉर्मेंस की है उस हवाले से इनको बखूबी पता है इनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, 2070 तक इनकी एक IMF प्रोग्राम की एक ऐसी चीज जरूर है जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने IMF प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, वरना 2013 से लेकर 17 तक कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको आप लोगों के सामने एग्जिबिट करना चाहते हैं? अगर तो आपके ग्रोथ फिगर्स हैं तो वो तो PTI के पास भी थे। और अगर आपका ख्याल ये है कि लोग जो लाहौर का इस वक्त आदमी बिजली के बिलों के नीचे मर रहा है वो आपको ऑरेंज लाइन देखकर अप्रिशिएट करेगा, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे ऑरेंज लाइन बनाई है, तो जनाब लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है, लोग काफी हद तक मैच्योर हो गए हैं, लोगों को पता है कि हमारे लिए कौन बात करेगा, और लोगों को यह भी पता है कि कौन सिर्फ अपने लिए हुकूमत करने पाकिस्तान वापस आ रहा है। सही है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं कि हमारे लिए कौन हुकूमत करेगा और अपने लिए कौन करेगा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में अनफॉर्चुनेटली सब अपने लिए, अपने मफादात के लिए हुकूमत करते हैं और अपने अपने मामलात दुरुस्त करते हैं, और फिर वो या तो लंदन चले जाते हैं, किसी भी दूसरे मुल्क में जहां वो आराम से रह सकें। आम आदमी का और उस वोटर का जो उनको वोट देकर मुंतखब करता है, जो इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, उनको कोई ख्याल नहीं होता। बहरहाल जी, बुनियादी सवाल कि नवाज शरीफ सख्त बयानिया अपनाने पर क्यों बाजिद थे, आपने राय जान ली एक्सपर्ट्स की। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आगे चलकर हम ये बात करेंगे 9.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए हैं। आलमी बैंक ने ये इंकशाफ किया है, 39% पाकिस्तानी गुर्बत का जो शिकार हैं। हम बुनियादी सवाल ये करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है और हल क्या है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक तरफ जहां सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इक़्तिदार के खेल में मगन है, तो दूसरी तरफ आलमी बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुँच गई है। ख़राब मौशी हालात की वजह से मज़ीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए हैं और ये तादाद 9.5 करोड़ तक हो सकती है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मईशत की हालत पर शदीद तशवीश का भी इज़हार किया है और ज़ोर दिया है कि वो अपनी मुक़द्दस ज़राअत और रियल स्टेट पर टैक्स लगाने के लिए फौरी इक़दाम करे और अपने बेजा अखराजात कम करे। वर्ल्ड बैंक ने ना सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान को संगीन मौशी और इंसानी तरक्की के बहरानों का सामना है, बल्कि उन्होंने एक मशवरा देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे पॉलिसी में तब्दीली की अशद ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान पॉलिसी इस्लाहात कर सकेगा और क्या टैक्सेस के हवाले से मुकद्दस गाय समझे जाने वाले शोबों पर टैक्स इस्लाहात सख्ती से नाफिज होंगी? इसी पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है शहबाज राना साहब ने। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी शहबाज साहब, चूँकि आपकी बड़ी ग्रिप है मईशत पर और ये रिपोर्ट भी आपने दी, तो आपके ख्याल में क्या आपको इसमें बुनियादी वजह नज़र आई? ये जो गुर्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें और जो आलमी बैंक ने कहा जिन इक़दामात जो तजवीज़ किए, तो आपको लगता है कि उन पर अमल दरामद होना नज़र आ रहा है, आसान है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के पास अपने कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं है कि मुल्क में गुर्बत की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमारे पास जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है वो 2018 के हैं और पाकिस्तानी सिविलियन अदारे इतने भी काबिल नहीं अब रहे कि वो एक एनुअल सर्वे करवा कर जो गुर्बत का कोई लेवल है उसको वो गेज कर लें। अब ये जो नंबर है ये इंतहाई तशवीशनाक है कि एक साल के अरसा में जो माली साल 2022-23 था जो खत्म हुआ जून 2023 में, गुर्बत में जो मजीद अफराद जो गुर्बत का शिकार हुए हैं वो 1 करोड़ 25 लाख है। आप इसका अंदाजा इस तरह लगा लीजिए कि जितनी इस वक्त तकरीबन लाहौर की आबादी है उसके बराबर मजीद अफराद गुर्बत का शिकार हुए। कुल आपकी जो पूरी आबादी है इस वक्त तकरीबन 241 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है, तो 9.5 करोड़ जो लोग हैं उस वो खता गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे रह रहे हैं। इसकी जो वजूहात हैं वो नोन है। जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं पिछले 2 साल में खास तौर पर आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो मनफी है। जो ओवरऑल तरक्की की शरह कही जाती है कि 0.3% थी वो भी डिस्प्यूटेड है। वर्ल्ड बैंक ने उस नंबर को भी, IMF ने उस नंबर को भी नहीं माना। वो कह रहे हैं कि आपकी मनफी 0.5 आपकी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी पिछले साल। फिर मुल्क के अंदर सैलाब आए, उसकी वजह से ज़राअत के शोबे में अच्छा खासा नुकसान हुआ। फिर कोरोना जो वायरस का फैलाव उस वक्त हुआ था उसने पाकिस्तान की इतना मुतासर तो नहीं किया था, लेकिन कुछ उसके इफेक्ट्स आए। और जो इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल चल रही है सबसे बढ़कर जो वर्ल्ड बैंक ने वजह इसमें बयान की कि जो महंगाई की जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, अब लोगों के लिए, ये बात उन्होंने तो नहीं की लेकिन हम सबको नजर आ रहा है कि लोगों के लिए अपने अखराजात पूरा करना मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। तो वो महंगाई की वजह से भी जो है वो काफी ज्यादा लोग जो है वो इस चीज का शिकार है, उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। आपने फरमाया कि ये जो वर्ल्ड बैंक की सिफारिशात हैं क्या इस पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये काफी मुश्किल काम है अगर नामुमकिन नहीं है तो। जिस किस्म की उनकी सिफारिशात हैं, हम सब कहते हैं कि ज़राअत के शोबे के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, अभी तक नहीं लगा, ना ये लगाने के इनका कोई इरादे हैं। मतलब
ایک जो फिगर है आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर आपके पास तकरीबन 13 एकड़ से लेकर आपके पास 26 एकड़ तक जमीन है, 25 एकड़ तक, तो आपके पास 100 रुपया फी एकड़ आपके ऊपर टैक्स है, विच इज नथिंग। और अगर आपके पास 25 एकड़ से लेके या 26 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक है तो 250 रुपए फी एकड़ आपकी जो है ऊपर टैक्स है। ये क्या 250 रुपए फी एकड़ कोई टैक्स बनता है? आज पेट्रोल का रेट मुल्क के अंदर 332 रुपए फी। तो ये सारी सूरत हाल में फिर वो कह रहे हैं कि आप रियल एस्टेट के ऊपर, लैंड के ऊपर, अर्बन जो टैक्स रेट्स हैं जो प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के, उसके ऊपर आप चीजों को ठीक करें। आप तो उसके अंदर ये पॉसिबल है? देखिए, जो फॉर्मर चेयरमैन FBI शबर जैदी साहब का जो बयान है वो ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि जब मैंने 2 शोबों के ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन किया, एक स्मगलिंग के ऊपर और एक उन्होंने कहा कि जी वो रियल एस्टेट के ऊपर, तो उन्होंने उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनके रेफरेंस उन्होंने कहा कि इन दोनों शोबों के ऊपर अटैक ना करें, आप इनको छोड़ दें। इन सारी सूरत हाल के अंदर अभी भी जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं वो तो अभी भी वही काम कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। इसी तरह की और सारी चीजें हैं। टेक्सटाइल का एक ऐसा शोबा है, फॉर एग्जांपल, अब टेक्सटाइल का जो एक एक्सपोर्टर है वो जो एक्सपोर्ट करता है वो पिछले साल उसने $28 अरब कमाया और उसने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड का सिर्फ 1% टैक्स में दिया, जो बनता है 74 अरब रुपया। आपने, मैंने और पाकिस्तान की जो बाकी करोड़ों सैलरी जो क्लास है, हम सब ने मिलकर 264 अरब रुपए का टैक्स दिया। तो टेक्सटाइल के शोबे पे क्या प्रॉब्लम है? वहां पे टैक्सेशन क्यों ठीक नहीं हो सकती? वहां पे इंडिया का मॉडल लगाएं। इंडिया भी तो एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वहां पे अगर हल है, लेकिन करे कौन? यही तो सारा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो मुकद्दस गाय हमने पाली हुई है, कब तक इनको पालेंगे? अब सूरत हाल ये हो गई है। मेरी कल एक मुलाकात हुई जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं DFID के, जो यूके का एक डेवलपमेंट इदारा है, उनके साबिक वो चीफ इकोनॉमिस्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक पॉलिसी के वो प्रोफेसर हैं, वो पाकिस्तान आए हुए। तो मैंने कल उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनकी जो एक स्टार्टलिंग उनकी फाइंडिंग्स थी, जो हमें भी पता था, लेकिन उनकी अपनी रिसर्च ये थी कि पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 बड़े इन्फ्लुएंशियल एलीट ग्रुप्स हैं जिसने तमाम पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और ये जो ग्रुप्स हैं ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए कोऑपरेट नहीं करते, ये आपस में लड़ते हैं इन वसाइल के ऊपर काबू पाने के लिए। जो भी इस ग्रुप में ऊपर आ जाता है इन इन्फ्लुएंशियल लोगों में, वो उनकी लड़ाई इस चीज के लिए होती है कि जो जितने भी वसाइल होंगे उसके ऊपर उनका कब्जा होगा, वो अपनी मर्जी से अगर किसी को देना चाहें तो वो देंगे। उसके साथ ही दूसरी बात उन्होंने ये कही कि फिर ये अपनी अहम जो पोजीशंस होती हैं वहां पे अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, जब मिलिट्री का रिजीम था पाकिस्तान में, PMLN का भी जब रिजीम है वो अपने लोग लेके आए, PDM वाले अपने लोग लेके आए, फिर PTI वाले जब थे वो अपने लोग लेके आए। तो ये जो 5-6 ग्रुप्स हैं जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल क्लास का जिक्र किया, बिजनेस क्लास का जिक्र किया, मिलिट्री क्लास का जिक्र किया, और उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, बाकी इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द सोसाइटी, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने कहा जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इन ग्रुप्स के लिए माउथ पीस का काम करते हैं, वो उनके जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये बड़े ही अनफॉर्चुनेट फाइंडिंग्स हैं। और जो एलीट कैप्चर पाकिस्तान में इस वक्त हो चुका है और जो गुर्बत के नंबर अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर आपने पॉलिसी शिफ्ट जेन्युइनली पॉलिसी शिफ्ट ना किया तो फिर पाकिस्तान के बहुत ही बुरे हालात हो सकते हैं। सही है, बिल्कुल आपने बड़ी तफसील से बताया। जाहिर है अब वर्ल्ड बैंक भी हमें रिकमेंड कर सकता है, बता सकता है कि ये सेक्टर हैं जहाँ पर आप इस्लाहात नाफिज कर सकते हैं और उससे आप की जो एक बेहतर ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अमल दरामद तो हम नहीं करने। और जो आपने वसी तौर पर जिन सेक्टर्स का जिक्र किया और ख़ास पर जो ज़िम्मेदारान है 5-6 ग्रुप्स, उसका कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलमान अभी साहब, आपने शहबाज राना साहब को भी सुना और जिस तरह से मैंने इब्तदाइया में भी तफसील बताई, आपके ख्याल में हम किसको कह सकते हैं ये ज़िम्मेदार कौन है? और अगर हम, क्योंकि हमारे सियासतदान हुक्मरान तो एक तरह से ब्लेम गेम में फंसे रहते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? देखिए, शहबाज राना की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद जो बुनियादी नतीजा निकलता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। देखिए ना, मसला क्या है? मसला यह है कि पाकिस्तान का स्टेट क्राफ्ट, पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम, पाकिस्तान में हुकूमती निज़ाम और पाकिस्तान में इदारा जाती निज़ाम जब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा और वो मखसूस ताकतवर तबकों की तर्जुमानी करे और आवाम के ऊपर वो माशी इस्तेसाल करे, तो फिर आप उसमें से क्या निकालेंगे? चाहे जितनी मर्जी अच्छी पॉलिसियाँ ले आएँ, जितनी अच्छी कानून साजियाँ कर लें, जितने मर्जी बाहर से वसाइल आ जाएं, अगर वो हमने लूट मार में, बंदर बांट में लगाने हैं तो फिर नतीजा यही निकलेगा ना जो शहबाज राना साहब बात कर रहे हैं। बात यह है कि हम बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सारी डिपेंडेंसी ब्रादर इस्लामी मुल्कों पे, IMF पे, चाइना पे, सऊदी अरब पे, कतर पे, तुर्की पे, इन पे लगा लेते हैं। और भाई जो रिफॉर्म्स करनी है वो किसने करनी है?
FBR کو کس نے ریفارمز کرنا ہے, پولیس ریفارمز کس نے کرنی ہے, بیوروکریٹک ریفارمز کس نے کرنی ہے, جوڈیشل ریفارمز کس نے کرنی ہے, وہ ہوں گی نہیں. اور یہ جو اکنامکس کو حل کرنے کا ہم نے آئسولیشن میں نتیجہ نکالا ہے کہ جناب ہم ساری چیزیں خراب رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. اکانومی ایسے ٹھیک نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی فرسٹریشن جو ہے اس حکومتی نظام سے بڑھتی جا رہی ہے, اور حکومت سے مراد یہ آج کی حکومت نہیں, تمام حکومتی نظاموں سے بڑھتی جا رہی ہے. ڈیموکریسی ان کے مسئلے حل کرنے کی بجائے ان کو اور مشکل میں ڈال رہی ہے, اور جو ان کے اوپر اکنامک برڈنز آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, جو وائٹ کالر ہیں, یعنی ان کی آمدنی میں اور اخراجات میں جو عدم توازن پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کا اس ریاستی نظام کے اوپر اعتماد کمزور ہو رہا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ جب تک آپ بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے, ہم ان چیزوں سے نہیں بچ سکیں گے جس کی نشاندہی شہباز رانا نے کی ہے. جی حیدر وحید صاحب. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی فنڈامنٹل اور بنیادی چینجز کی ضرورت ہے. ایک بات جو ہم کرتے نہیں ہیں کہ وی ایڈ 5 ملین پیپل ایوری ایئر. 5 ملین سے ہماری پاپولیشن بڑھتی ہے ہر سال. ہمارا انفراسٹرکچر اگر آدھے ملین کو بھی کیٹر کر سکتا ہے, جابز وائز, ایجوکیشن وائز, ہیلتھ کیئر وائز, انفراسٹرکچر وائز, تو مجھے تعجب ہوگا. اس طرح کے اسٹیٹسٹکس پہ آپ $100 بلین سے زیادہ آپ کا ڈیٹ ہے, آپ ادھار اتارنے کے لیے ادھار لیتے ہیں, آپ کی آمدن جو ہے وہ ادھار کی ڈیٹ سروسنگ سے کم ہوتی جا رہی ہے. آپ ادھار اس لیے نہیں لیتے کہ آپ اریگیشن کے اپنے نظام کو, جو کہ برٹش کے زمانے سے چل رہا ہے, اس کو آپ امپروو کریں, اپنے ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کریں, پروفیشنلی اس کو چلائیں تاکہ اس ملک کو جو ہے وہ سیلف سفیشنسی سے آگے جا کے ایکسپورٹس ملیں. آپ اس لیے نہیں ادھار لیتے, آپ ادھار لیتے ہیں کیونکہ آپ کو ادھار اتارنا ہے. آپ ادھار اس لیے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا کچن چلانا ہے. آپ ادھار پہ پھر مزید جو آپ جو ہے وہ مارک اپ سود جو بھی دیتے ہیں وہ سے بڑھ کے, مطلب آپ یہ سمجھے نا کہ وی آر ان اے کمپلیٹ ڈیٹ ٹریپ رائٹ ناؤ, اور اس میں وے آؤٹ کے لیے بنیادی چینجز چاہیے. ٹیکسیشن از ون وے. ٹیکسیشن آپ کی جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا 7% ہے. آپ ٹیکس کسی سے نہیں لیتے, آپ ٹریڈر سے ٹیکس نہیں لیتے, آپ ریئل اسٹیٹ سے ٹیکس نہیں لیتے, آپ ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس نہیں ڈالتے کیونکہ 70% آف یور پارلیمنٹیرینز آر ایگریکلچرسٹ. آپ کی شوگر معافی, یہ ساری چیزیں اگر آپ, مطلب یو کانٹ گو تھرو ایوری تھنگ, بٹ اگر آپ کے سارا مجموعہ دیکھیں, اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہمارے بجٹ اور ہمارا جو پرائیورٹیز ہیں وہ سکیوڈ ہیں. ہماری ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ پہ ہم 8% بجٹ خرچ کرتے ہیں. اس طرح کی ریالٹیز ہیں ہماری کہ جہاں سروس, دیکھیں ہمارا جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہمارا ایڈوانٹیج بن سکتا ہے. ہم اپنی سروس انڈسٹری, اپنی مین پاور کو ریمیٹنسز پہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ٹریڈ کوریڈور بنا سکتے ہیں. اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے. آپ بالکل پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, تو لہٰذا ہر چیز یہ کہتے ہیں اٹس اے پرفیکٹ اسٹارم, بیکاز ہر جگہ سے اب اسٹارم آ رہا ہے. اکانومی وائز اسٹارم آ رہا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی وائز اسٹارم آ رہا ہے, رول آف لا وائز اسٹارم آ رہا ہے, آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز وائز اسٹارم آ رہا ہے. تو آپ کو یہ ساری چیزوں کے لیے بنیادی چینجز کرنی ہے, کیونکہ اب یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان تمام ایشو سے نکلنے کے لیے بنیادی چینجز بہت ہیں. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے ہم واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا. امتیاز گل صاحب, رمیز صاحب اور فروا ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں عالمی بینک کے انکشافات. 9.5 کروڑ پاکستانی غربت کا شکار ہیں, اور کچھ اصلاحات جو ریکمینڈ کی انہوں نے, جو پاکستان کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں. اس تمام تر معاملے پر ہم بات کریں. امتیاز گل سے میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ 39% پاکستانی غربت کا شکار, ذمہ دار کون ہے امتیاز صاحب, اور اس کا حل کیا ہے؟ ذمہ دار اس کا بنیادی طور پہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ورلڈ بینک کی 2021 کی ایک رپورٹ میں کیا گیا تھا, جن کے مطابق پاکستان کی اشرافیہ, یہ جن 5-6 گروپس کا ذکر کیا ہے شہباز رانا نے, تو یہ کچھ 17 سے 18 ارب ڈالر سالانہ ٹیکسوں کی مد میں, ٹیکس مراعات کی مد میں کھا جاتے ہیں, اور اس کا زور تمام تر جو ہے وہ غریب لوگوں سے نکلتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت آئی ایم ایف کی شرائط پہ جو جتنے بھی مسلسل بجلی کی قیمتوں میں, پیٹرول کی قیمتوں میں ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد اضافہ ہو رہا ہے, اب جو غربت میں اضافہ ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. آئی ایم ایف والے, ورلڈ بینک والے رونا روتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ گورننس ماڈل فلاپ ہو چکا ہے, مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. اس کے باوجود اس
उस ग्रुप को, उस मॉडल को ये पैसे भी देते हैं, फिर शिकायत भी करते हैं कि यहाँ गुर्बत में इजाफा हो गया है। अब जो 250 अरब का एक नया टीका मिसाल के तौर पे बिजली की कीमतों की सूरत में लगेगा, 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हो रहा है, वो तो गरीबों से उमरा को उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे ये मॉडल नाकाम है, और जब तक ये बुनियादी तौर पे इसमें तब्दीली नहीं की जाएगी, पाकिस्तान के आवाम को कुछ नहीं मिलेगा इससे। जी रमीज साहब, देखिए, चूंकि मेरा ताल्लुक कारोबार से भी रहा है, खुद भी करता रहा हूँ, तो मैं उस तजर्बे से आपको बताऊँ, ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत की कंसिस्टेंट पॉलिसी के बगैर कोई कारोबार फ्लरिश करे। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक इंडस्ट्रीज को एक दिन आप कहें कि जब प्रॉपर्टी के कारोबार में आ जाए, सोसाइटियाँ बनाना शुरू हो जाए, अगले दिन फिर कहें कि जनाब आपने इस पर टैक्स लगा दिया, वो निकल के दोबारा पैसा इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, अब ये भी इंडस्ट्री काउंटर प्रोडक्टिव है, अब घूम के वो यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी के बाप का मुलाजिम नहीं है, वो आराम से पैसा हुंडी हवाले के थ्रू बाहर भेजेगा और वो इस मुल्क से अपना ताल्लुक जो है वो खत्म कर देगा, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ताल्लुक खत्म कर देगा। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की हमें जरूरत है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अलावा जो चेक्स एंड बैलेंसेस एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में होने चाहिए वो हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंट है। देखिए, दो चीजें हैं, एक आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं लगाना चाहिए। आपके लिए एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, आपके लिए एक जुडिशियल सिस्टम चाहिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करे, जो आपके लिए जो गारंटीज है वो प्रोवाइड करे कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। हमारे सिस्टम में ये है कि इन द लास्ट 20 years आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, अपनी एसएमई लगाई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में आए, लेकिन बाद में उनका ये तय हो चुका था कि इस इंस्पेक्टर को मैंने इतने पैसे देने हैं, ब्रॉयलर वाले इंस्पेक्टर को मैंने इतने देने हैं, एक्साइज वाले इंस्पेक्टर को इतने देने हैं। 3, 4, 5, 6 सालों के बाद वो तंग आके यहां से रैप अप किया और यहां से वो पैसा उन्हें बाहर भेज दिया। तो मसला हमारे सिस्टम में ये है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो किसी भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को आगे चलने नहीं देता। बड़ी एंटरप्राइज को चलाने के लिए हमने उनको रिबेट्स दिए हुए, हमने कंसेशन दिए हुए। जनाब, ये इस तरह से तो बड़ी एंटरप्राइजेस भी नहीं चलती हैं, आप उनको कंपेटिटिव बनाएं। हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हम कहते हैं जनाब ये अब कॉटन हम बाहर से मंगवा रहे हैं, अब हम उनको इक्विपमेंट बाहर से मंगवा रहे हैं, तो खुदारा ये अपना लोकल प्रोड्यूस किए, कॉटन की जगह पे आप लोगों ने लगा दिया शुगर केन। तो आपकी तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी इसलिए नहीं है, उसकी एक बुनियादी मैं वजह बताता हूं। जब आपने उठा के पैसा स्टैक करना है किसी ऑफशोर अकाउंट में, पनामा वो अपने या दुबई में आपने करना है या लंदन की प्रॉपर्टीज में करना है, तो आपकी जितनी इकोनॉमी पाकिस्तान में तबाह होगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर और इन टर्म्स ऑफ पाउंड, आपको फायदा है। आपको क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे तबाही आ रही है या कोई बर्बादी आ रही है? कि उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ तो जाते ही नहीं है। फरवा हमारे साथ मौजूद है, तो मैं एक ज़िमनी सवाल सलमान आबिद साहब आपके सामने रखूंगी। ये जो हम बार बार बात करते हैं, क्या हम इस स्टेज पर ये बात बार बार करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, ऐसी पॉलिसी मौशी एतबार से जो बहुत सारे मसाइल का हल हो? क्या ये जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, क्या ये उनका कंसर्न नहीं है? देखिए, कंसर्न तो होना चाहिए ना, लेकिन अगर वो उनका शॉर्ट इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, तो जब वो जातियात और पर्सनलाइज्ड होकर चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, उसमें आपका स्टेट इंटरेस्ट, उसमें आपका नेशनल इंटरेस्ट, उसमें आपके आम लोगों के इंटरेस्ट पीछे रह जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट पीछे रह जाएंगे, तो फिर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे बनाएंगे? अभी तो ये हो रहा है कि हम एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत ज्यादा से ज्यादा गेन करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। फरवा हमारे साथ हैं, तो प्लीज क्विकली कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि मुझे क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। जिम्मेदार आप किसको समझती हैं और इसका क्या हल है आपके ख्याल में? चलिए जी, और इशू आ गया। बारिल जी, एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं कि 39% जो गुर्बत का शिकार इस वक्त पाकिस्तानी हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है और इसका क्या हल हो सकता है? क्या मौशी इस्लाहात हैं जो हम लाकर इसका हल कर सकते हैं? और ख़ास तौर पर जो बार बार हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, क्या वो प्लानिंग नागुज़ीर है? जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ इस्लाहात रिकमेंड किए हैं, ज़ाहिर अमल दरामद तो पाकिस्तान ने खुद करना है। आप देखते हैं इस मामले को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। बहरहाल राय आपने एक्सपर्ट्स की जानी। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।